हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी गाइड पे। तो दोस्तों, आज हम सभी उत्तर वैदिक काल का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 1 में दोस्तों हम सभी ने देखा कि कैसे राजा का पद वंशानुगत हो गया, जो पूर्व वैदिक काल में नहीं था लेकिन उत्तर वैदिक काल में आकर हो गया। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज ने किस प्रकार उसके आर्थिक विकास को मजबूत किया, किस प्रकार राजा की शक्तियों में वृद्धि हुई और किस प्रकार जो इसमें इस काल में टैक्स था वो नियमित कर हो गया। पहले जो पूर्व वैदिक काल में कर था वो नियमित नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार आकर यह नियमित हो गया, इन सभी बिंदुओं को हम सभी ने पार्ट 1 में पढ़ा है। अगर आप सभी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो दोस्तों इसके उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप सभी पहले उस पार्ट को देख लें, तो ये देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। वैसे तो दोस्तों वीडियो समझ में आपको पूरा आएगा, मेरी जहाँ तक मेरी कोशिश रहेगी आपको मैं वीडियो समझा दूँ, साथ साथ आपको याद करा दूंगा। लेकिन अगर आप एक सीक्वेंस देखेंगे तो वीडियो ज़्यादा ही अच्छे से समझ में आएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज देखते हैं पार्ट 2 इसका। तो दोस्तों पार्ट 1 में हम सभी ने देखा था कि उत्तर वैदिक काल के लोगों का राजनीतिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन था। इन दोनों बिंदुओं को हमने उस पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। लेकिन पार्ट 2 में आज हम देखेंगे कि इनका आर्थिक जीवन कैसा था और धार्मिक जीवन कैसा था। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो इन आर्थिक जीवन में सबसे पहले देखते हैं इनका प्रमुख व्यवसाय क्या था। तो दोस्तों हम जहाँ तक रहेगा कि पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को रिलेट कर पढ़ेंगे। इस प्रकार आपका जो पूर्व वैदिक काल मैंने पढ़ाया है वो आपका रिवीजन हो जाएगा और उत्तर वैदिक काल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उत्तर वैदिक काल में इनका प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो इनका प्रमुख व्यवसाय कृषि था। लेकिन उत्तर पूर्व वैदिक काल में क्या प्रमुख व्यवसाय उनका क्या था? तो वो था उनका क्या था दोस्तों? पशुपालन था। क्या था? पशुपालन। कृषि क्यों होती थी दोस्तों? क्योंकि उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो चुकी थी। लोहे की खोज से जो उसके औजार बनाए जाते थे उससे अच्छे से जंगल को काट सकते थे, खेत की जुताई कर सकते थे, उसमें इन्हें आसानी होती थी। इसलिए उत्तर वैदिक काल के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या हुआ? वो कृषि हुआ। और उसके बाद और इसके जो कंठक संहिता है इसमें 24 बैलों वाले हल का वर्णन मिला है, जो दर्शाता है कि उत्तर वैदिक काल में कृषि अच्छे स्तर पर हो रही थी। कहाँ से मिला है दोस्तों? इम्पोर्टेंट है, इसे मार्क कर लेंगे। कंठक संहिता से 24 बैलों वाले हल का वर्णन मिला है। उसके बाद अगर बात कर लें कि पूछा जाए आपसे उत्तर वैदिक काल में प्रमुख व्यवसाय कृषि था, उसके अलावा दूसरा व्यवसाय कौन था? तो पशुपालन था। क्या था दोस्तों? पशुपालन। पशुपालन इसलिए करते थे क्योंकि ये कृषि करते थे। कृषि से इन्हें जो चारा मिलता था उनका उपयोग करने के लिए ये पशुपालन भी साथ ही साथ करते थे। अब बात कर लेते हैं उद्योग अधिशेष से जो इनके उद्योग जो प्रभाव मिला, पहले ये जान लेते हैं दोस्तों अधिशेष क्या है। तो जो लोग कृषि करते हैं, निर्वाह के अतिरिक्त जो उनके पास बच्चा है उसे अधिशेष कहते हैं। कृषि दो प्रकार की होती है, एक होती है निर्वाह कृषि, एक होती है अधिशेष कृषि। निर्वाह कृषि में वो होता है कि उतना ही उत्पादन होता है जितना उन्हें यूज करना होता है। लेकिन अधिशेष कृषि वो होती है जिसमें उनके उपयोग से अतिरिक्त जो धन बचता है उसे अधिशेष कहते हैं। और जिस भी राज्य में अगर अधिशेष ज़्यादा बचता है तो वहाँ की इकोनॉमिक को प्रभावित करती है। तो यहाँ से क्या हुआ? कृषि अच्छे स्तर पर होने लगी जिससे अधिशेष अधिक बचने लगा। अधिशेष से इनके उद्योग एवं व्यापार का विकास अधिक हुआ और इनका व्यापार था वो विदेशी व्यापार का प्रमाण यहाँ पर मिलता है। लेकिन पूर्व वैदिक काल में क्या हुआ था? विदेशी व्यापार का प्रमाण नहीं वहाँ पर नहीं मिला था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में विदेशी व्यापार का प्रमाण मिलता है। सिक्के का लेकिन अभी प्रचलन इसमें भी नहीं हुआ था। उत्तर वैदिक काल के अंत तक सिक्के का प्रचलन होता है, लेकिन अभी यहाँ पर सिक्के का प्रचलन नहीं था। उसके बाद देखते हैं इस काल में आर्थिक प्रगति से नगरीकरण का प्रारंभ हुआ। नगरीकरण का मतलब है दोस्तों जैसे, और इसे नगरीकरण जो हुआ था इसे द्वितीय नगरीकरण भी कहते हैं दोस्तों।
पहली नगरीकरण जो हुआ है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो रहते थे वो नगर में ही रहते थे। तो पहला भारत का अगर पूछा जाए आपका पहला नगरीकरण कहाँ प्रारंभ हुआ था, तो वो सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था। और दूसरी नगरीकरण कहाँ पर प्रारंभ हुआ, वो हुआ था उत्तर वैदिक काल में। अब आते हैं दोस्तों, देखते हैं इनका धार्मिक जीवन कैसा था। तो धार्मिक जीवन, यहाँ पर यज्ञ और कर्म कांडों का महत्व बढ़ गया था। यज्ञ जो होता था, क्योंकि इनके इकोनॉमी अच्छी थी, इनके पास अच्छे रुपए थे, इसलिए यहाँ पर यज्ञों का महत्व ज़्यादा बढ़ गया। और ब्राह्मण एवं क्षत्रियों के बीच संघर्ष था। ये दोनों अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए यज्ञों को करते थे तथा इसमें कर्मकांडों का महत्व ज़्यादा बढ़ गया था। उसके बाद अगर बात कर लें प्रमुख देवता इस काल के कौन थे, तो इस काल के प्रमुख देवता जो थे वो ब्रह्मा थे, जिन्हें प्रजापति भी कहते थे, जो सृजन के देवता कहलाते हैं। लेकिन पूर्व वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे, तो इंद्र थे, जिनके बारे में 250 श्लोक मिले हैं। उसके बाद इस काल में पाए और जो कुछ महत्वपूर्ण देवता पाए हैं उन्हें भी देख लेते हैं। इस काल में विष्णु को जो पोषण एवं संरक्षक का देवता मानते हैं। पूर्व वैदिक काल में इनके बारे में विशेष कोई वर्णन नहीं मिला था। रुद्र जो हैं वो पशुओं के देवता माने जाते थे, लेकिन पूर्व वैदिक काल में पशुओं के देवता कौन थे, तो पूतन थे। लेकिन यहाँ पर कौन हो गए, यहाँ पर रुद्र हो गए। इसे याद रखना, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है पूर्व वैदिक काल में पशुओं के देवता कौन थे, तो आपको लगाना है पूतन। लेकिन उत्तर वैदिक काल में अगर आपसे पूछे पशुओं के देवता कौन थे, तो वो थे रुद्र। उसके बाद देखते हैं वरुण किस चीज़ के देवता थे, तो ये जल के देवता थे। पूतन उत्तर वैदिक काल में आकर किसके देवता बन गए, तो शूद्रों के देवता बन गए। पूर्व वैदिक काल में किसके थे, तो थे वो पशुओं के देवता थे। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ यज्ञ दिए गए हैं जहाँ से पूछा जाता है यह यज्ञ किस लिए किया जाता था, क्या प्रदर्शित करता है, उसे देखते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में यज्ञ राजसूय यज्ञ जो है अपने कोई जब राजा बनता था तो प्रतिष्ठा दिखाने और वैभव को दिखाने के लिए करता था। और दोस्तों यहाँ पर इकोनॉमी अच्छी हो चुकी थी, तो इनके पास काफ़ी धन और रुपए आते थे। इन्हें कहाँ पर खर्च किया जाए, तो पुरोहित इनसे क्या कराते थे, तो यज्ञ कराते थे, इसलिए यहाँ पर यज्ञ ज़्यादा ही कुछ होता है। तो राजसूय यज्ञ किस लिए होता था, तो प्रतिष्ठा वैभव हेतु होता था। उसके बाद वाजपेयी यज्ञ किस लिए होता था, तो अपने शक्ति को दिखाने के लिए। कोई राजा अगर यह दिखाना चाहता था कि मैं सशक्त हूँ, मैं बलवान हूँ, तो उसके लिए क्या करता था, तो वाजपेयी यज्ञ करता था। उसके बाद अश्वमेध यज्ञ जो है दोस्तों वो है राज विस्तार के लिए किया जाता था। इसमें क्या होता था, यज्ञ किया जाता था, उसमें एक घोड़ा होता था, उसे छोड़ दिया जाता था। अगर जहाँ तक हो जाता था वो जो राजा अश्वमेध यज्ञ किया रहा था वो उसके जिस राज्य में जाता था, जहाँ वो उसके राज्य में आ जाता था। यज्ञों में बल एवं कर्मकांडों की प्रधानता थी। इसमें दोस्तों ये जहाँ था एक स्रोत से मिला है कि इसमें 40,000 बैलों की बल भी दी जाती थी इस यज्ञ में। इसलिए उपनिषद की रचना में रचना में दोस्तों इन यज्ञों का जो है वो बहिष्कार किया गया है, आलोचना की गई है, जिससे कारण इस सभी यज्ञों से दोस्तों जो जनता थी वो काफ़ी दुखी होने लगी थी। इन सभी कांडों से जनता का मन रूठने लगा था, इसलिए जनता इससे दूर जाना चाहती थी। तो फिर इसलिए नए धर्मों का उदय हुआ, जिसमें से आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म महत्वपूर्ण हैं। इसमें महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ने किस प्रकार अपनी ओर इन्हें आकर्षित किया, जो लोग उसमें गए इसी के कारण हुए थे इसमें, क्योंकि बलि और कर्मकांडों की प्रधानता हो चुकी थी, जिससे जनता का मन से रूठने लगा था। तो अब देख लेते हैं जो वैदिक काल में प्राचीन कुछ नदियाँ थी उनका नाम जो था और वर्तमान में अब उसका नाम क्या हो गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो चलिए इन्हें भी देख लेते हैं। तो इन्हें याद रखना दोस्तों आसान है, एक चार्ट बना लेना, दिन में 2-4 बार इसे देख लेना, याद हो जाएगा। जैसे प्राचीन नाम वित्तता का क्या नाम हो गया है वर्तमान में, तो झेलम हो गया। विस्ता को क्या, नदी को क्या कहने जाने लगा, तो झेलम। उसके बाद परुष्णी, इसे वर्तमान में क्या कहा जाने लगा, तो परुष्णी ही कहा जाता है।
और शतुद्री जो है इसे अब सतलज कहा जाने लगा। अस्कनी जो है दोस्तों उसे चिनाब नदी अब कहा जाने लगा। सदा नीरा जो है इसे गंडक कहा जाने लगा। और कुंभा जो है दोस्तों इसे अब काबुल नदी कहा जाने लगा। विपसा जो है इसे ब्यास नदी, यहाँ पर देखेंगे वाह है, यहाँ पर भी वाह है, तो इसे याद ऐसे कर लेंगे। यहाँ पर काबुल, यहाँ पर का है, यहाँ पर का है, इसे याद कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों सरस्वती को गंगा नदी कहा जाने लगा क्योंकि इसकी मुख्य धारा जो है विलुप्त हो चुकी है। और यहाँ पर शतुद्री देखो, यहाँ पर सा है, यहाँ पर सा है, सतलज, ऐसे कुछ आप ट्रिक लगाकर याद कर सकते हैं। तो दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे महाजनपद।